हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 23rd ऑफ नवंबर 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। पहले फ्रंट पेज की खबर देख लेते हैं। तो जो वर्कर्स फंसे हुए थे उत्तरकाशी टनल में, वो लगभग लगभग उनको फ्री की हो जाएंगे। वो रेस्क्यू वर्क जो चल रहा था सिंस नवंबर 12 से, जो वो फंसे हुए थे 41 जो वर्कर्स थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए जो वर्क चल रहा था वो लगभग लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका था और उनको जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, पैरेलल जो है हॉरिजॉन्टल पाइप डाल के उनको निकाला जा रहा था। तो ये टनल आपको याद नहीं है, सिलकियारा टनल जो थी, कहाँ पे सिलकियारा में थी, बेसिकली उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। नवंबर 12 को वो ट्रैप हुए थे। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं जो राजौरी में जो है टेररिस्ट के साथ एक मुठभेड़ में 2 आर्मी कैप्टन्स एंड 2 सोल्जर्स वर किल्ड इन ऑनगोइंग ऑपरेशन टू फ्लश आउट टेररिस्ट हाइडिंग इन अ विलेज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन ये लॉन्च किया गया था गुलाबगढ़ फॉरेस्ट था, पीर पंजाल वैली में, वहां पे। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, किलिंग्स ऑफ इनोसेंट अनएक्सेप्टेबल, मोदी सेज एट G20 में। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वर्चुअल समिट जो ये थी होस्ट की गई थी इंडिया के द्वारा G20 की, तो उसमें जो बोला गया कि देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड दैट द किलिंग्स ऑफ इनोसेंट्स स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन आर नॉट एक्सेप्टेबल। ये हमारे पीएम साहब ने बोला है। और 2 महीने के बाद जो है इंडिया ने जो है रिज्यूम किया है ई वीजा सर्विसेज को कैनेडियन सिटीजन्स के लिए, जिससे कि जो है, क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, तो उसके लिए जो है ई वीजा सर्विस को रिज्यूम किया गया है। ठीक है ना। तो ये फ्रंट पेज से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। उसके बाद देखते हैं, आज के एडिटोरियल पे आते हैं। सबसे पहले है अनहीडेड एडवाइस। तो अनहीडेड एडवाइस में द टाइम हैज कम फॉर द गवर्नर्स रोल टू बी रिकंसिडर्ड। ये तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग चल रही है, वेयर आर द कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड अबाउट द कंडक्ट ऑफ सम गवर्नर। तो तमिलनाडु के गवर्नर का बेसिकली यहाँ पे था। तो यहाँ पे जो की इशू है वो है द परवर्स मैनर इन विच incumbents in the Raj Bhavan have used the absence of a time frame for granting assent to bills to harass and frustrate elected regimes। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो है की इशू ये था, जो गवर्नर का रिलक्टेंस है टू एक्ट अंटिल एन एग्रीव्ड गवर्नमेंट अप्रोच द कोर्ट सीम्स डेलिबरेट। ये यहाँ पे जो है कोर्ट ने जो है बेसिकली ये, मतलब ऑथर ने यहाँ पे साइट किया है कि जो गवर्नर्स का रिलक्टेंस देखा जाता है कि जब तक कोर्ट पे जो है गवर्नमेंट नहीं पहुंच जाते तब तक वो जो है उसमें रिलक्टेंस दिखाते हैं कोई एक्शन लेने से। उसी के रिगार्डिंग ये था। तो जो प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की, उसने सजेस्ट किया था कि जो स्कीम है आर्टिकल 200 की कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिकली डील करता है प्रेजेंटेशन ऑफ बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर टू द गवर्नर फॉर असेंट, इट विल कम अंडर अ गुड डील ऑफ स्क्रूटनी इन दिस मैटर। लेकिन ये कितना अच्छे से हो पाएगा, डील स्क्रूटनी हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि जो लार्जर इशू है, इट रिक्वायर्स अ क्लियर इनंशिएशन ऑफ द लॉ। Your tenor of Constituent Assembly debates indicate that it intended to make the powers of granting or withholding assent to bills or even returning them for reconsideration yeah exercisable solely on the advice of Council of Ministers। लेकिन प्रैक्टिस में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे गवर्नर जो हैं वो अपनी खुद की जो डिस्क्रिप्शन है उस पर वो काम करते हैं, और स्पेशली वो बिल्स को जो है रिजर्व कर देते हैं कई बार प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसको आना पड़ेगा, ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं, with an authoritative decision so that uncooperative governors do not use such gray areas to their advantage। मतलब अपने खुद के एडवांटेज के लिए, अपनी जो भी पार्टी है कोई पर्टिकुलर जिससे वो है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके एडवांटेज के लिए बेसिकली कई बार वो ये जो अनकोऑपरेटिव बिहेवियर है गवर्नर्स का उसको जो है कर्ब किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ये भी बोला है कि इट मस्ट ऑल्सो बी क्लैरिफाइड वेदर विद होल्डिंग असेंट इज अ फाइनल एक्ट ऑफ रिजेक्शन ऑफ ए बिल और इट नीड्स अ फॉलो अप एक्शन। मतलब विदहोल्ड करने का मतलब एक्चुअली क्लियरली समझ नहीं आया है कि विदहोल्ड करने के बाद क्या वो दोबारा, मतलब उसको अल्टीमेट रिजेक्शन माना जाए या फिर उसको ऐसे माना जाए कि वो बिल रिटर्न कर दिया गया है और उसको दोबारा से कंसिडर करके जो है हाउस जो है उसको फिर से प्रेजेंट कर सकता है, जैसा कि फर्स्ट प्रोविजो में आर्टिकल 201 में बताया गया है। ठीक है ना। फिर सेकंड चीज यहाँ पे जो ऑथर ने हाईलाइट किया वो ये भी की है
कि जो एड एंड एडवाइस क्लोज है, आप जो देखेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी बेसिकली वो कोर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, क्योंकि उसको भी कई बार हमने देखा है जो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है वो कई बार अंडरमाइन कर देता है बाय द क्लोजेस दैट अलाउ गवर्नर्स टू गिव देमसेल्फ डिस्क्रिशनरी दे वर नेवर मीन टू है। मतलब उनको इस तरह का डिस्क्रिप्शन मिल गया कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए जो उसको एक तरह से वो पेंडिंग रख रहे हैं बिल को, तो जो एड एंड एडवाइस वाला क्लोज है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट इज ग्लिमर ऑफ होप। तो द पोज इन वार आफ्टर द होस्टेज रिलीज डील्स गिव्स पीस अ चांस। तो बेसिकली यहाँ पे जो है एग्रीमेंट हुआ है गाजा और हमास, सॉरी इसराइल और हमास के बीच में, कि जो कुछ टाइम के लिए जो है ट्रूस किया जाएगा कुछ दिन के लिए, जो और जो होस्टेजेस हैं उनको भी छोड़ने पे एग्रीमेंट हुआ है। तो मच नीडेड जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ थी वो मिलेगी 2.3 मिलियन पीपल को जो गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं, हु हैव बीन लिविंग इन अनस्पीकेबल मिजरी सिंस अक्टूबर 7। तो बेसिकली मीडिएशंस किसने कराई? ये कतर ने कराई हैं, ये हमने कल भी देखा था। और वहाँ पे जो हमास है वो एग्री हुआ कि वो 50 सिविलियन हॉस्टेज को छोड़ेगा और इसराइल जो है वो 150 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को जो है वो रिहा करेगा। ठीक है ना? तो बोथ साइड जो है फाइटिंग भी जो है 4 दिन के लिए होल्ड पे रखी जाएगी, जिस बीच में उनको जो सप्लाईज हैं, मेडिसिन है या फूड है, वो सब सप्लाई जो है उनको पूरी की जाएगी। इसराइल ने साइमल्टेनियसली ये भी किया कि इनडायरेक्ट टॉक्स जो है उसने शुरू की थी, जब ये उसने रिटेलिएशन किया था उसके साथ साथ उसने इनडायरेक्ट टॉक्स भी शुरू की थी हमास के साथ, सीकिंग टू फ्री होस्टेजेस विच रिजल्टेड इन द करंट डील। और उसी के चलते जो इनडायरेक्ट टॉक्स हुए थे उनके चलते ही ये जो करंट डील है होल्ट की और ये जो होस्टेजेस को रिहा करने की, एक्सचेंज करने की, वो जो है सफल हो पाई है। लेकिन ये काफी नहीं है, ऑथर ने भी यही कहा कि ये इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि 6 हफ्ते की फाइटिंग हो चुके हैं, लेकिन जो इसराइल ने एक्चुअली बोला था कि वो ये करेगा वो करेगा और पूरी तरह से उसको खत्म कर देगा, वो सब सक्सेसफुल नहीं होता है। जो वो अचीव करना चाहता था, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव जो थे इसराइल के, वो नहीं अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे जो है काफी सारे क्वेश्चन आ गए कि जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी है उसकी इफेक्टिवनेस पे कई सारे क्वेश्चन जो है वो आ गए हैं इसराइल की पे। और फैक्ट ये है कि इसराइल और हमास जो है वो एक डील पे पहुंच गए हैं, तो ये सजेस्ट ये कर रहा है कि दोनों साइडें मतलब रेडी हैं एक दूसरे के साथ एंगेज करने के लिए, चाहे जो प्रोपेगेंडा हो वो बेशक ये जो ब्लडी फाइटिंग चल रही है उसके बावजूद भी जो है मतलब एक दूसरे के साथ वो एक डील करने के लिए राजी हुए हैं। तो एक मोमेंटम, ये डील जो है बेसिकली एक मोमेंटम जनरेट करने के लिए होनी चाहिए कि एक मोमेंटम जनरेट किया जाए और जो जो पॉज है उसको एक्सटेंड किया जाए और फुल फ्लैश जो है सीज फायर वो अचीव किया जाए। बेसिकली ये ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। ठीक है? नेक्स्ट इज लिसन टू द पीपल नोट द नंबर्स। तो बेसिकली यहाँ पे बात की ऑथर ने इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, कि इंडियन इकोनॉमी की जो बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में इनकम्स हैं, इनकम प्रॉब्लम है, लेकिन ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इनकम प्रॉब्लम। इनकम प्रॉब्लम क्या है? इनकम जो है वो ग्रो नहीं हो रही सफिशिएंटली और सस्टेनेबली फॉर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो ग्रो नहीं करे, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही, मतलब ऐसे मानिए कि 1% ऑफ द रिचेस्ट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, जबकि 90% ऑफ द जो पुअर हैं वो जो है एक तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो पीपल हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो देयर इज एन इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर रिजर्वेशंस ऑफ जॉब्स फॉर ऑल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और रिलीजन। तो सभी जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए जो जॉब्स में आप देखेंगे जो जॉब घटती जा रही है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं हर एक को देखने को मिल रहा है। यूएस इकोनॉमी की बात करिए ऑथर ने यहाँ पे कि यूएस की स्टैटिस्टिक्स जो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की देखें तो जिसकी वेरासिटी कोई भी जो है डाउट नहीं करता है, दीज आर नॉट मेजरिंग व्हाट रियली मैटर्स टू द कॉमन सिटीजन। बेसिकली वो ये नहीं मेजर करती कि कॉमन सिटीजन को क्या चाहिए। ठीक है ना? जॉब्स दैट आर नॉट गुड। अगर हम ओवरऑल प्रॉब्लम देखें इनकम इंडिया की, तो वो क्या है? बेसिकली वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें वो ये है कि इनसफिशिएंट नंबर जो हैं वो मूव आउट कर चुके हैं एग्रीकल्चर से इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। ठीक है ना? फिर इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे थॉट दे हैड फाउंड अ शॉर्टकट इन द 1990s। 1990 में उन्होंने ये सोचा कि शॉर्टकट मिल गया, क्योंकि हम डायरेक्टली कहाँ से एग्रीकल्चर से हम सर्विसेज पे पहुंच गए, हमने स्किप किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ठीक है ना? विद द बूस्ट इन द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ये बेसिकली एंड किस में हुआ? एक कल डी सेक में एंड होता हुआ दिखाई दिया। देयर इज वेरी लिटिल रूम इन हाई एंड सर्विसेज टू एब्जॉर्ब द लार्ज नंबर्स ऑफ यंग इंडियंस इन नीड ऑफ जॉब। इतने बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडियंस है, यूथ है, जो स्किल्ड जो एजुकेटेड है, उनको जो है इतनी सारी जॉब्स नहीं मिली है, क्योंकि सर्विसेज में इतनी ज्यादा जॉब नहीं है। हाई एंड सर्विसेज में आप देखेंगे तो वहाँ बहुत कम जॉब है। दूसरी बात, वहाँ पे आपको स्किल्स भी बहुत सारी होनी चाहिए, और जो अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से आया, रूरल एरिया से, उसके पास एकदम से कैसे स्किल आ जाएंगी? तो प्रॉब्लम ये है कि जॉब्स दे हैव इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर आर नॉट गुड जॉब्स। बेसिकली वो जो भी उनके पास जॉब्स हैं वो
अच्छी जॉब्स नहीं, गुड जॉब्स का मतलब ये है कि उनकी पे जो है उसमें एनफ नहीं है, टेम्परेरी टाइम है, एक एक तरह से टेम्परेरी जॉब्स हैं या शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह की जॉब्स हैं, और जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड नहीं करती हैं, या फर्दर स्किल्स डेवलप करने के लिए कोई असिस्टेंस नहीं मिलती है इन जॉब्स में। तो इस तरह की जॉब्स जो है वो है, इनको ऑथर ने बोला कि ये सारी गुड जॉब्स की कैटेगरी में नहीं है। और इनफैक्ट अगर देखें तो इवन इन लार्ज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में अगर आप देखेंगे तो वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट आप देखेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू आया है, जिसमें बेसिकली एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो कभी भी जो अपनी कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के हिसाब से मिल रही है तो वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है उनको कम सैलरी देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू रेगुलर वर्कर्स, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, उनका एम्प्लॉयमेंट अनसिक्योर रहता है, और उनको कोई ऐसा कोई डेवलपमेंटल असिस्टेंस नहीं दी जाती है जिसमें उनकी स्किल्स जो है वो बढ़ जाएं, ठीक है ना। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्कोप विल डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेज रादर देन इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो ऑथर ने यहाँ पे कोड बोला है कि जो इकोनॉमी स्कोप है वो डिटरमाइन करती हैं किसी भी एंटरप्राइज के वायबिलिटी की, वो कितना आगे जो है चलेगी, कितना ज्यादा वायबल रहने वाली है, ना कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो डेंसर लोकल और इकोनॉमिक वेब्स हैं वो डेवलप करेंगे रादर देन लॉन्ग ग्लोबल सप्लाई चेन्स थ्रू विच स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स मेड ऑन स्केल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टिंग प्रोड्यूसर्स विद कंज्यूमर्स इन अदर डिस्टेंट पार्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो है स्मॉल लेवल पे मतलब बात की गई है कि उनको आपकी ये इकोनॉमिक वैल्यू केयर गिविंग में बोला है कि यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारी जो इकोनॉमिक जो पैराडाइम है हमारी वो किस तरफ घूमती है, वो बेसिकली जीडीपी के अराउंड है। उसमें हम जो केयर गिवर्स हैं या केयर गिविंग वर्क्स हैं उनको तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, जो केयर प्रोवाइड करते हैं या उनका वर्क जो है केयर गिविंग का उसको भी वैल्यू दिया जाना चाहिए देन द इकोनॉमिक्स वैल्यू देम टुडे, जितना भी करते हैं, क्योंकि अगर हमें इसे देखना है, क्योंकि दे सीम टू असाइन नो वैल्यू टू द इनफॉर्मल वर्क दे डू आउटसाइड देयर होम। वुमेन को कई बार जो इनफॉर्मल वर्क है उनका जो चाहे वो घर पे करते हैं या घर के बाहर भी करती हैं, जैसे डोमेस्टिक वर्क है या केयर गिवर्स का वर्क है, उसको कई बार वैल्यू नहीं दी जाती है, तो उसको आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। जो प्रिवेलेंट पैराडाइम है इकोनॉमिक थ्योरी की वो डिस्टोर्ट कर रही है बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को विच फैमिलीज आर to suit the requirement of corporations which are formal economic organizations। तो जो मेजरमेंट्स की यहाँ पे बात की है इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की, मस्ट नॉट बी मायर्ड एनी लॉन्गर इन द 20th सेंचुरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो 20th सेंचुरी के जो कॉन्सेप्ट थे इकोनॉमिक ग्रोथ के उनसे जो है उनको ही रखे रखे नहीं रखना, आपको 21st सेंचुरी में उसको चेंज करना पड़ेगा। जो अभी वाले हैं पैराडाइम उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, और जो रिफॉर्म है उनको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड एंटरप्राइज वी वांट मोर ऑफ इट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में इस तरह के जो केयर गिविंग के वर्क को आपको वो करना है, रिकॉग्नाइज करना है, जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं डोमेस्टिक वर्क्स उनको रिकॉग्नाइज उन सब की जरूरत है। और ये पैराडाइम शिफ्ट के लिए क्या है, जो प्रोसेस है पॉलिसी मेकिंग का उसको बेसिकली लिसन करना पड़ेगा उन सब चीजों को जो वैल्यू देते हैं प्रेजेंट इकोनॉमिक पैराडाइम में, ठीक है ना। उन सब चीजों को आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि वर्कर्स हैं, जो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वुमेन है, उन सबको आपको सुनना पड़ेगा, उनके क्या चीजें हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा बेसिकली। लेसन फॉर पॉलिसी मेकर्स इज दिस। जो पॉलिसी मेकर्स के लिए जो लेसन ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया वो ये क्या है कि डोंट काउंट ऑन हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स टू गाइड गुड पॉलिसी फॉर द फ्यूचर, लिसन टू द पीपल एंड व्हाट मैटर्स टू देम। बेसिकली लोगों को सुनिए, स्टेक होल्डर्स को सुनिए, और उनको क्या चाहिए, उनको क्या मैटर करता है उस पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स क्या बता रही है, डाटा क्या बता रहा है, ग्रोथ क्या दिखा रही है, उससे बेसिकली नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है ना। रिपोर्टिंग एनिमल क्रुएल्टी मेक्स चिल्ड्रन सेफर। तो यहाँ पे एक बहुत मजेदार ये आपको रहेगा, यहाँ पे एक अलग लेवल की जो है रिसर्च टाइप कही आप इसको या डाटा दिया जा रहा है, जिसमें ये बोला है कि ये पाया गया रिपोर्ट में कि 2 out of every 3 children were physically abused. Over half the children reported having faced one or more forms of sexual abuse, and every second child reported facing emotional abuse। और इन ट्रबलिंग स्टैटिस्टिक्स के बावजूद भी जो फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड अब्यूज को कंट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली वो अभी भी अनएड्रेस्ड है। और यहाँ पे एक मजेदार बात यह है कि जो चाइल्ड अब्यूज है पहले ही समझ लेते हैं एट्रीब्यूट किससे होता है। तो पहली बात तो 3-4 फैक्टरों पे होता है यहाँ पे बताया। पहला है कि जो स्ट्रक्चर है और साइज है फैमिली का उस पर डिपेंड करता है। जो लैक ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है लॉ वो भी कहीं ना कहीं कारण है। जो पॉवर्टी है वो भी कारण है, जो इलिटरेसी है वो कारण है, और जो कल्चरल फैक्टर्स है वो भी कई बार एट्रीब्यूट करते हैं इस चाइल्ड अब्यूज को। एक क्रूशियल एलिमेंट जिसको हम मिसिंग करते हैं ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के डिस्कोर्स में इंडिया में, वो बेसिकली लिंक है बिटवीन विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड एनिमल क्रुएल्टी। देखिए कहां से कहां जोड़ा गया है। जो चाइल्ड अब्यूज के विक्टिम्स है वो और जो क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स है उसके बीच में एक यहाँ पे लिंक बिठाया है ये ऑथर जो है यहाँ पे। ये एक एनिमल प्रोटेक्शन लॉयर है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डाटा भी दिखाया, कुछ सजेस्ट किया कि 2019 में एक स्टडी की गई थी, उसमें पाया गया था यूएस में कि 12%, 12.3% ऑफ द केसेज
Threats and violence towards animals are used as a means to coerce children into compliance so that they do not report the abuser. कई बार abusers ने जो थ्रेट दिया उनको कि उनके एनिमल्स को या पेट को जो है वो हार्म करेंगे अगर वो जो है अब्यूजर के बारे में बता देंगे, ठीक है ना? तो ये उससे कहीं न कहीं डायरेक्टली लिंक्ड बताया है। उसके बाद एक और एक्सरसाइज भी उसका डाटा भी ऑथर ने दिया है जो आप यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली इसमें ये आया कि जो पुअर एनफोर्समेंट जो है एंटी क्रुएल्टी लॉज जो एनिमल्स के हैं, देयरफॉर नॉट ओनली हार्म्स एनिमल्स बट आल्सो ह्यूमन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। जो ह्यूमन विक्टिम्स है वायलेंस के उनको भी अफेक्ट करता है क्योंकि कहीं न कहीं जो क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स है वो लिंक्ड है क्रुएल्टी टू humans as well, or basically children's. Reporting animal abuse and consistently enforcing anti-cruelty laws can act as a deterrent for further acts of violence against not only animals but also humans. अगर आप एनिमल अब्यूज को रिपोर्ट करेंगे और कंसिस्टेंटली एनफोर्स करेंगे एंटी क्रुएल्टी लॉज को, तो ये दोनों डिटरेंट की तरह काम करेंगे। तो वायलेंस जो एनिमल्स के अगेंस्ट हो रही है उसको भी डिटरेंस करे दिखाएगा और जो ह्यूमंस के अगेंस्ट हो रही है उसमें भी उसका रोल रहता है। रिपोर्टिंग और प्रोसिक्यूट करेंगे एनिमल अब्यूज को तो ये केवल ना सिर्फ एनिमल्स को सेव करेगा लेकिन प्रोटेक्ट हमारे बच्चों को भी करेगा और साथ-साथ किससे वायलेंस से और सिक्योरिंग ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर देम। ये डाटा के आधार पर उन्होंने स्टडी की है, कुछ कंपैरिजंस भी किए हैं यहाँ पे ऑथर ने, ठीक है ना? आगे देखते हैं, सेम सेक्स कपल्स आर जज टू द रेस्क्यू। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो जजमेंट दिया था नवंबर 17 2023 को एक सॉरी पहले जो जजमेंट दिया था अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीछे सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जहां पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द राइट टू मैरी और इवन द राइट टू सिविल यूनियंस ऑफ सेम सेक्स कपल्स। तो इसी कोई अपोजिट एक तरह से अब जजमेंट एक दिया जस्टिस आनंद वेंकटेश जी हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट के हमारे जज हैं। तो इन ऑनरेबल जस्टिस ने जो दिया है उन्होंने एक इनोवेटेड वे जो है वो निकाला है इसके लिए और उन्होंने बेसिकली क्या किया है सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का ये केस है, नवंबर 17 को जजमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट को टास्क दिया विद वर्किंग आउट अ डीड ऑफ फैमिलियल एसोसिएशन व्हिच वुड प्रोवाइड लीगल स्टेटस टू रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स कपल्स एंड अदर LGBTQIA+ कपल्स। तो ये उन्होंने एक तरीका निकाला है, इनोवेशन निकाला है जो कि सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि डिसीजन था उसको एक तरह से आप बिल्कुल अपोज तो नहीं कर सकते, तो उसको मेंटेन रखते हुए भी उन्होंने एक नया तरीका ही निकाला है। इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने बोला कि जस्टिस वेंकटेश साइंस नॉट जस्ट अ कैंडल बट ए स्ट्रॉन्ग बीकन लैम्प। क्योंकि सिंस सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट स्टैट्यूट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैरिज लॉज कैन नॉट बी इन्वोक्ड, इन्होंने क्या किया, दिस ऑनरेबल जज हैज adroitly shifted from the forward line to the midfield and taken possession ऑफ द बॉल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वाली उसका सहारा लिया है, उसको यूज किया है और इसके साथ उन्होंने क्या किया, ही फैशन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डीड बेसिकली एग्रीमेंट ऑफ फैमिलियल एसोसिएशन जिसको उन्होंने बोला है। और इस डीड में बेसिकली क्या होगा, ही कंसेप्चुअलाइजेस द इंक्लूजन ऑफ राइट्स and protections for them against harassment and violence and discrimination in matters of employment, housing and assimilation in society. The state government is directed to put into effect. क्योंकि लेजिस्लेट करना स्टेट का काम है लेकिन आप डीड तो करा सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उसमें आप ये सब चीजें ला के जो है देंगे। ये ऑथर ने ये बेसिकली जज सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के जज मद्रास हाई कोर्ट के उन्होंने ये उनको स्टेट गवर्नमेंट को टास्क दिया है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है दिस वुड नॉट अमाउंट टू क्रिएटिंग अ न्यू लीगल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि इसको देखिए, आप देखिए ये नया इंस्टीट्यूशन नहीं तैयार करने की बात हो रही है मैरिज की, क्योंकि वो तो मना करे सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई स्टैट्यूट नहीं बनाएंगे। बट अ प्रोसीजर टू रजिस्टर सच अ कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन दैट द स्टेट विल बी एबल टू गिव इट्स स्टैम्प ऑफ अप्रूवल टू पर्सन्स हु आर इन अ रिलेशनशिप इन द कम्युनिटी एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस विल एनहांस द स्टेटस ऑफ सच पर्सन इन सोसाइटी। तो ये एक वे आउट है जिसको अभी फिलहाल हम यूज कर सकते हैं या यूटिलाइज किया जा सकता है उन कपल्स के द्वारा या रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके द्वारा, ताकि उनको जो है हैरेसमेंट से जो है सिक्योरिटी मिल सके, ठीक है ना, और उनका स्टेटस भी बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है जो लॉज रिलेटिंग टू मैरिज हैं या डाइवोर्स हैं या इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, माइनर्स है, एडॉप्शन एटसेट्रा हैं, वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये प्री में पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट टाइप में कि भाई ये इनमें से कौन सा प्रोविजन कंकरेंट लिस्ट में है, कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है जो भी मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, माइनर्स, एडॉप्शन, ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये किस में आते हैं, हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है वो बना सकते हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु हैज लॉन्ग बीन नोन फॉर बीइंग प्रोग्रेसिव, और स्टेट जो जाहिर सी बात है एक अनदर फेदर जो है उसकी कैप में आएगा, और साइन एज ए ट्रेंड सेटर दैट रेस्पेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। एक तरह से एक ट्रेंड जो है सेट करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल जो है तमिलनाडु ने यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है वो पेश
किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। लीगल प्रोग्रेस इज ऑफन सीक्रेटेड इन द इंटरस्टिसेज ऑफ लीगल प्रोसीजर, ये कहा है ओलिवर वेंडेल का, होम्स जूनियर ने ये बेसिकली कहा था कि लीगल प्रोग्रेस जो है इट इज ऑफन सीक्रेटेड इन द इंटरस्टिसेज ऑफ लीगल प्रोसीजर, जो लीगल प्रोसीजर उसी में कहीं ना कहीं वो इंटरस्टाइज रहती है, इस तरह से उसको बस ढूंढने की जरूरत होती है। और ये हमारे ऑनरेबल जस्टिस ने जो है वो ढूंढ लिया उसको, और ये शायद उनको इक्वल फुटिंग पे लेके आए, उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करे, उनकी बेसिकली हैरेसमेंट से उनको बचाए। रीजनिंग बिहाइंड द राइज इन इंडियन रेलवे एसी कोचेस, तो कल हमने जो पढ़ा था डाटा पॉइंट में, ये देखा था कि हमने थर्ड टीयर एसी वालों के जो कोचेज हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ सेकंड क्लास कोचेज एंड स्लीपर क्लास के कोचेज। तो यहाँ पे जो बेसिकली है जो राइज है इंडियन रेलवे के एसी कोच में, उसका रीजन क्या है वो देखा गया यहाँ पे। तो जो पुअर रिवेन्यू है फ्रॉम टिकट सेल्स और कंबाइंड विद हायर सैलरी एंड पेंशन कॉस्ट, इसने जो है बेसिकली ये मूव को नेसेसिटेट किया है कि एसी कोचेज की तरफ जाना पड़ा। क्योंकि इंडियन रेलवे जो है वो हायर प्राइस एसी कोचेज की तरफ क्यों पुश कर रहा है, क्योंकि ए मूव दैट में हिंडर सोशल सर्विस ऑब्लिगेशंस को हिंडर कर देगा। क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशंस भी आपको कि आपको पुअर्स को या जो नीडलेस जो नीडी है उनको आप प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जो इंडियन रेलवे है वो अगर फाइनेंशियल देखें तो टफ स्पॉट में है, क्योंकि रेलवे कैन नॉट साई अवे फ्रॉम सप्लाइंग ट्रेन्स इन अनइकोनॉमिक लाइंस नोर कैन दे इंक्रीज द फेयर ऑफ द चीपेस्ट क्लास टू हाई। तो ये भी नहीं कर सकते हो कि चीपेस्ट क्लास के फेयर को एकदम से बढ़ा देंगे, और ना ही वो जो अनइकोनॉमिक लाइंस है उन पे ट्रेन बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली है चार्ट 1 में दिखा ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है, बेसिकली वो मेजर करती है अमाउंट स्पेंट बाय रेलवे टू अर्न रुपीज 100। तो 100 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं, वो है ऑपरेटिंग रेशो। अगर ऑपरेटिंग रेशो फिजिकल ईयर 2015-16 में देखें तो वो थी 90 रुपए, फिर 98 रुपए बढ़ के हो गई अगले साल फॉलोइंग ईयर्स में, और ये फिजिकल ईयर 2022 में जो है पहुंच गई 107 रुपए। यानी कि 100 रुपए कमाने के लिए 107 रुपए रेलवे को खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यानी कि जाहिर सी बात है खर्चा ज्यादा है, और उसको मीट कहाँ से करेगा वो। तो हाई ऑपरेटिंग रेशो जो है वो बेसिकली किस वजह से, जो हाई लॉसेज हुए हैं उनको रेलवेज को जो ऑपरेट कर रहे हैं वेरियस क्लासेज ऑफ पैसेंजर सर्विसेज, उसकी वजह से एक तो ये है। दूसरा, अगर आप देखें तो जितनी भी क्लासेज हैं उनमें सब में लॉस देखने को मिले हैं, सिवाय पिछले 2 सालों में, सिवाय एसी थर्ड टीयर कोच है जो सिर्फ ओनली क्लास है जिसमें जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट के टाइप पे एक तरह से इसको एक एज अ वे टू गार्नर एडिशनल रेवेन्यू जो है वो यूज करना चाहता है टू एटलीस्ट मिटिगेट लॉसेज जो रेलवे है। तो इसलिए ये जो थर्ड टीयर एसी कोचेज है वो बढ़ा रहे हैं, बेसिकली ये रीजन दिया था। जो रेलवे है वो एक तरह से क्राइसिस फेस करी एक्सपेंडिचर फ्रंट पे भी, क्योंकि अगर आप एक्सपेंडिचर में देखें तो शेयर है सैलरी और पेंशन का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है रिसेंट ईयर्स में। जो शेयर है पेंशन और स्टाफ कॉस्ट का है वो कंबाइंड अगर उसको देखें तो इंक्रीज हुआ है 60% से 69% हो गया है फिजिकल ईयर 15 और 22 के बीच में। वहीं जो रेवेन्यू जनरेशन है वो पुअर है रेलवेज में, और जाहिर सी बात है उस क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन पुअर है, अभी आपने देखा 107 जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है, तो यानी कि 7 रुपए आपको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। तो वो कहाँ से है, वो बेसिकली उनको बजटरी रिसोर्स जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज हैं उनसे उसको फंड करना पड़ रहा है, जैसे कि एलआईसी है या फिर मार्केट बोरोइंग्स है उनसे, उसको से वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली फंड कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो शेयर है इंटरनल रिसोर्सेज का वो गिर गया है, देखो 79% था फिजिकल ईयर 15-16 में और वो अब 48% रह गया फिजिकल ईयर 2021 में। तो इंटरनल रिसोर्सेज जो शेयर था वो घटा है, और जो रिलायंस था एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज पे वो बढ़ा हुआ है 5% से अब 42% पे आ गया। तो ये आप देख सकते हैं। फिजिकल ईयर 22 में अगर देखें तो रिकॉर्ड बजट एलोकेशन होता है रेलवेज के लिए, लेकिन जो जीबीएस शेयर है वो इंक्रीज हुआ था दोबारा से, स्लाइटली रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी इन ईबीएस जो एक्स्ट्रा बजटरी सोर्सेज हैं उनसे, और जो गवर्नमेंट बजटरी सोर्सेज का शेयर है वो हल्का सा बढ़ा था, लेकिन जो शेयर है इंटरनल सोर्सेज से वो उतने पे ही है लगभग, मतलब वो घटा हुआ ही है अभी अगर देखें आपको। ठीक है, आगे देखते हैं हरियाणा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लो। तो ये हमें सभी को पता है, जो हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसने क्वैश कर दिया था, जो नवंबर 2020 में हरियाणा असेंबली ने पास किया था हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, जिसने बेसिकली इस लो में क्या हुआ था, मैंडेटरी कर दिया था कि एम्प्लॉयर जो है स्टेट में वो रिजर्व करेंगे 75% ऑफ जॉब्स जो कि 30,000 मंथली सैलरी से लेस पे कर रही है उनको लोकल रेजिडेंट्स के लिए स्टेट के लिए वो फिक्स किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। तो स्टेट्स इसके अलावा और कौन कौन सी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो उन्होंने भी इसी के तर्ज पे जो है लॉ एनेक्ट किए थे जिसमें रिजर्वेशन दिया गया था बेसिकली लोकल रेजिडेंट्स को इन द प्राइवेट सेक्टर। तो कोर्ट जो है उसने रूलिंग ये दी थी कि जो लॉ है इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट दैट ए पर्सनस राइट टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस अंडर आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग इम्पेयर्ड। इसका बेसिकली बोला था कि ये 19(1)(g का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको ये इम्पेयर कर रहा है। फिर कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया था
कि जो लॉ है वो डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट इंडिविजुअल्स हु डू नॉट बिलोंग टू ए सर्टेन स्टेट बाय पुटिंग अप आर्टिफिशियल वॉल्स थ्रू आउट द कंट्री। हमने कल भी बात की थी, आर्टिफिशियल वॉल्स जो है वो तैयार कर दी गई हैं। फिर कोर्ट ने ये बोले कि जो प्रोविजन है इट बार्स द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम लेजिस्लेटिंग ऑन द मैटर्स दैट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 16(3). जो आर्टिकल 35 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि ये प्रोविजन बेसिकली बार करता है कि जो आर्टिकल 16(3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें कौन कर सकता है अमेंडमेंट, इसको केवल जो है इसमें जो लॉ पास करेगा वो केवल पार्लियामेंट पास कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें पास नहीं कर सकता है इसके लिए लेजिस्लेचर। ठीक है ना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये बेसिकली, और कोर्ट ने बोला कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हैं कि भाई आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि कितने लोग जो हैं 75% वाली लिमिट कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, सेक्शन 6 जिसमें एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ेगा क्वार्टरली रिपोर्ट्स को, जिसमें डिटेल होंगी लोकल कैंडिडेट्स की जो एम्प्लॉयड हैं। सेक्शन 8 में फिर ऑफिसर्स को जो है डॉक्यूमेंट्स कॉल फॉल करने पड़ेंगे कि जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो। तो ये सारा एक तरह से इंस्पेक्टर राज को जो है की तरह हो गया है, तो इसलिए जो है कोर्ट ने इसको भी बोला है कि ये एक तरह से अमाउंट करेगा इंस्पेक्टर राज के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रूलिंग अगेंस्ट द यूकेज रवांडा डील। तो यूके की जो रवांडा डील है उसके रिगार्डिंग ये है, यहाँ पे बेसिकली आप समझिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी है यूके की ऑफ क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ एजाइलम सीकर्स नॉट कंसीडर्ड बाय द यूके टू रवांडा हैज बीन रूल्ड आउट एज अनलॉफुल बाय द यूके सुप्रीम कोर्ट। तो यूके के सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनलॉफुल बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड किया है कि जो एविडेंस पाया है कि जो एसाइलम सीकर्स हैं दे फेस अ रियल रिस्क ऑफ इल ट्रीटमेंट फ्रॉम रिफाउलमेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंड किया है वहां के यूके ने, और साथ ही साथ जो जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी यही कह रहा है कि once a refugee enters a territory via land or sea, it becomes the responsibility of the respective country to ensure the safety of the refugee। ये यूएनएचसीआर ये बोलता है। और अगर इस केस में देखें तो यूके कैन नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम दिस ड्यूटी इवन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द रेफ्यूजी टू रवांडा। अगर आप रवांडा में भी ट्रांसफर कर देंगे रेफ्यूजी तब भी ये जो ड्यूटी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको आप उससे आप बच नहीं जाते हैं। ठीक है ना, ये मतलब इससे रिलीव नहीं हो जाते हैं। और अगर यूरोपियन कोर्ट में देखें उसके हिसाब से देखें तो यूके जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिमूविंग स्टेट टू प्रोटेक्ट द रिफ्यूजी फ्रॉम रिफाउलमेंट एंड एंश्योर असाइलम, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मैंने बताई दिया कि असाइलम सीकर जो रियल में रिस्क फेस कर रहे हैं इल ट्रीटमेंट फ्रॉम रिफाउलमेंट, ये तो उन्होंने बोला ही है। बाकी ब्रिटेन के यहाँ पे कॉलोनी हिस्ट्री को बताया, इट अलाइंस विद द current scenario where it used to move particular sections of migrant labor to certain territory। वो जो ब्रिटिश की कॉलोनी हिस्ट्री अगर देखें वही था कि वहां पे भी यही होता था कि पर्टिकुलर सेक्शन जो माइग्रेंट थे उनको जो है किसी सर्टेन टेरिटरी में जो है वो माइग्रेंट लेबर के रूप में उनको बेसिकली मूव कर दिया जाता था। ठीक है ना। तो दिस इज इट। आगे एथिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन मेथोडॉलजी से कल एक पार्ट में आया था, ये सेकंड पार्ट है, तो आप इन दोनों पार्ट को पढ़ सकते हैं। बेसिकली फिलोसफी के ये पार्ट है, फिलोसफी अगर आप इंडियन मेथोडॉलजी की फिलोसफी समझना चाहते हैं तो इनको आप पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसराइल हमास का हमने बता ही दिया है कि ट्रूस जो है एक्स्ट्रा डे के लिए हर एडिशनल 10 हॉस्टेज अगर हमास छोड़ेगा तो एडिशनल डे के लिए जो है वो ट्रूस बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा इसराइल ने बोला है यहाँ पे। ठीक है, कंडीशनल ट्रूस है। ठीक है, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास जी, ही फ्लैग्स मॉडल बेस्ड लैंडिंग वॉन्स बैंक्स एनबीएफसीज ऑफ अनड्यू रिस्क बिल्डअप। तो उन्होंने उनको वार्निंग दी है। आरबीआई चीफ क्वेश्चंस लेंडर्स अगेंस्ट बीइंग ओवर रिलायंट ऑन एल्गोरिथम्स एंड मॉडल बेस्ड क्रेडिट अप्रेजल एंड लैंडिंग। तो उनको वार्निंग दी कि एल्गोरिथम या फिर मॉडल बेस्ड क्रेडिट अप्रेजल जो उस पर आपकी ओवर रिलायंस नहीं होनी चाहिए, उस पर पूरी तरह से निपटना नहीं चाहिए, स्पेशली एट ए टाइम व्हेन ग्रेटर कोलैबोरेशन विद फिनटेक्स इज फैसिलिटेटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बेसिकली इस टाइम पे जब जो ज्यादा देखने को मिले जो फाइनटेक्स फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनीज है वो उनका कोलैबोरेशन हो गया है और वो इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज उसे इंट्रोडक्शन देखने को हमें मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा कोशिश रहने की जरूरत है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे साइंस में आज ये साइंस में आया था कि लोअर ऑक्सीजन हाई अल्टीट्यूड इनकी लाइफ स्पैन एजिंग माइस। तो यहाँ पे एक रिसर्चर्स ने ये बोला है कि फर्स्ट एफर्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑक्सीजन रेस्ट्रिक्शन कैन एक्सटेंड लाइफ स्पैन इन एन एजिंग मैमल। और प्रीवियस रिपोर्ट जो है ऑन ऑक्सीजन रेस्ट्रिक्शन लेंथनिंग लाइफ स्पैन दे हैव कम फ्रॉम मैमेलियन सेल्स ग्रोन इन पेट्री डिशेज यीस्ट एंड इन लेस कॉम्प्लेक्स लैब एनिमल्स। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि अभी इसको जो है इट इज वेरी प्रीमैच्योर टू एक्सट्रापोलेट आवर फाइंडिंग्स टू ह्यूमंस और टू मेक एनी रिकमेंडेशंस फॉर ह्यूमन हेल्थ बेस्ड ऑन करंट फाइंडिंग्स। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि ये जरूर है कि जो मीडियन लाइफ स्पैन है इट माइट बी निकेट हाई एल्टीट्यूड्स एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिडेमियोलॉजिकल क्लू अबाउट द ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ लिविंग एट altitude is actually provided by modern Indian
हिस्ट्री। तो इसको उन्होंने बोला है कि ये है मीडियन एवरेज लाइफ स्पेन जरूर हाई है, लेकिन ये अभी प्रीमेच्योर स्टेज में है रिसर्च, इसको अभी 100% नहीं बोल सकते। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 यूएई में होने वाली है, हमें पता है दुबई में, तो उस पे यहाँ पे इस बार जो बोला है वो अटेंशन जो रहेगी वो पोटेंट मीथेन एमिशंस पे रखने वाले हैं। पोटेंट बट रिलेटिवली शॉर्ट लाइव्ड मीथेन इज अ की टारगेट फॉर कंट्रीज वांटिंग टू स्लैश एमिशंस क्विकली एंड स्लो क्लाइमेट चेंज। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें, जो मीथेन है इट रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर ओनली 10 ईयर्स, केवल 10 ईयर्स के लिए रहती है, मतलब शॉर्ट लाइव्ड है, लेकिन इट हैज मच मोर पावरफुल वार्मिंग इम्पैक्ट देन CO2। CO2 से ज्यादा पावरफुल वार्मिंग इम्पैक्ट है, तो अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसका इफेक्ट अगर आप देखेंगे 20 टाइम्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू CO2 ओवर ए 100 ईयर टाइम स्केल। तो प्री के लिए आप ये सारा फैक्ट याद रखेंगे। अराउंड 60% जो मीथेन एमिशन है वो ह्यूमन एक्टिविटी से जो है प्रोड्यूस होता है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर बाकी जो 40% है वो कहां से था, वो वेटलैंड से दिखता है। इसमें इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज में भी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जो है बिगेस्ट कल्प्रिट बताते हैं, क्योंकि रफली जो क्वार्टर ऑफ द एमिशंस है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। और ये मोस्ट ऑफ दैट एग्रीकल्चर में बेसिकली कहां से, लाइव स्टॉक से, यानी कि काउ शीप जो रिलीज करते हैं मीथेन ड्यूरिंग डाइजेशन और मैन्योर में। और जो राइस कल्टीवेशन है वो जहाँ पे फ्लडेड फील्ड जो है वो आइडियल कंडीशंस क्रिएट करते हैं मीथेन एमिटिंग बैक्टीरिया के लिए। फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें, जैसे कोल, ऑयल और गैस है, तो वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है ह्यूमन कोज मीथेन एमिशंस का। तो पहला एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा हो गया एनर्जी सेक्टर। फिर जो डिस्कार्डेड हाउस होल्ड है, वेस्ट है, वो भी रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीथेन, जो भी जब ये डिकम्पोज होता है बेसिकली, और व्हेन इट इफ लेफ्ट टू रोट इन लैंडफिल्स में। तो तीसरा ये भी है। रिसेंट अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट देखें तो वो एस्टिमेट ये करती है कि जो रैपिड कट्स है मीथेन एमिशंस में, इट लिंक टू द फोसिल फ्यूल सेक्टर कुड प्रिवेंट अप टू 0.1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बाय मिड सेंचुरी। मिड सेंचुरी तक जो है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग को जो कम कर सकती है। तो ये आपको मोडेस्ट रिडक्शन जरूर लग रहा होगा, लेकिन रिडक्शन का इफेक्ट अगर आप इम्पैक्ट देखें तो वो इतना ज्यादा है कि इसका इम्पैक्ट ऐसे समझिए, इट इज ग्रेटर देन इमीडिएटली टेकिंग ऑल कार्स एंड ट्रक्स इन द वर्ल्ड ऑफ द रोड। इसके बराबर है कि आपने इमीडिएटली सारे कार और सारे ट्रक अगर दुनिया से एकदम इमीडिएटली रोक दें या बंद कर दें, तो उसके बराबर ये इम्पैक्ट रहने वाला है। तो ये देखने में कम लग रहा है, लेकिन है काफी। तो इट कुड बी अचीव्ड बाय रिपेयरिंग लीकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलिमिनेटिंग रूटीन फ्लेयरिंग एंड वेंटिंग ड्यूरिंग मेंटेनेंस। तो इन सब चीजों के थ्रू ये अचीव किया जा सकता है। तो इसी पे बेसिकली इस बार फोकस रहने वाला है कि जो पोटेंट मीथेन एमिशंस है उन पे कंट्रोल किया जाए। ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का एक बार जो है अटेंशन इस पे रहने वाली है। तो दिस इज इट। आपको डिस्कशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़े। ठीक है, तो थैंक यू।